दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी पिछली टॉपिक जो कि मैकेनिक्स में पढ़ा रहा था, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछली टॉपिक में हमने बताया था कि मैकेनिक्स क्या होता है, मैकेनिक्स की परिभाषा बताई थी। इसमें बताया था कि फोर्स क्या है, फोर्स का प्रभाव क्या है और फिजिकल बॉडी क्या है। तो दोस्तों आज देखिए, एक बार फिर से मैंने इफेक्ट ऑफ फोर्स वही बात पुनः लिखी है, क्योंकि इस बातें इनमें ये बातें पूरी नहीं हो पाई थी। हमें लगा कि कुछ छूटा हुआ है, तो इसको फिर से हम कवर करेंगे। इसके बाद चलेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी पर। कॉन्सेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी देखेंगे, उसके बाद आगे का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, फिर अपना जो है इसमें आगे बढ़ते रहेंगे। अगर और अभी तक आपने अगर मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और ताकि मेरी सभी आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिलती रहे। तो देखिए दोस्तों कि हमने शुरू किया था क्या, इफेक्ट ऑफ फोर्स, बल का प्रभाव। तो बल का प्रभाव हमने देखा था कितने तरह से होता है। हमने बताया कितने तरह से होता है, दो तरह से होता है। कौन कौन होता है? एक डिफॉर्मेशन होता है और एक डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी विरूपण होता है और विस्थापन होता है। बस यही बताया था, इसके बाद नहीं बताया था कहाँ होता है। ये बताया था कि विरूपण कितने प्रकार का, तो बताया था दो प्रकार का होता है, एक कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन और एक डिस्क्रीट डिफॉर्मेशन, एक सतत विरूपण और एक असतत विरूपण। तो आज इसको देखते हैं कि कहाँ होता है। इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हमें देख लेते हैं कि जान लेते हैं कि यह कहाँ हो रहा है। बहुत से बच्चों ने कमेंट किया था कि सर छोटा दिख रहा है, तो मैंने कोशिश की है थोड़ा बड़ा लिखने की। आगे भी जो भी ट्रबल आए आप कमेंट में कर दीजिए, कमेंट करते रहिए और मैं देखता हूँ और सुधारने की कोशिश करता हूँ। जो भी होगा आपके सामने अच्छे से वीडियो प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद देखिए बच्चों को हमने बताया क्या, बल का प्रभाव दो प्रकार से होता है। किस किस प्रकार से? डिफॉर्मेशन और डिस्प्लेसमेंट, दो रूपों में होता है। डिफॉर्मेशन जो होता है दो प्रकार का होता है, कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन और डिस्क्रीट डिफॉर्मेशन। कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन को कहते हैं सतत विरूपण और डिस्क्रीट डिफॉर्मेशन को कहते हैं असतत विरूपण। जो यह कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होता है बच्चों, यह होता है तरलों में। कहाँ होता है? तरलों में होता है। और असतत विरूपण कहाँ होता है? इन इलास्टिक सॉलिड, यानी कि प्रत्यास्थ ठोसों में। तो देख लेते हैं कि ये फ्लूइड्स क्या हैं। तो फ्लूइड्स हमारे तरल क्या हैं? ऐसे पदार्थ होते हैं प्रकृति में, वे पदार्थ जो बहने की क्षमता रखते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तरल। कहते हैं भाई हवा भी बहती है और पानी भी बहता है। तो क्या दोनों फ्लूइड? हाँ, दोनों फ्लूइड है। तो ये दोनों कैसे फ्लूइड है? तो एक होता है कंप्रेसिबल फ्लूइड और एक होता है इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। जो कंप्रेसिबल फ्लूइड को हम हिंदी में कहते हैं संपीड्य तरल, यानी कि ऐसे तरल जिनकी वॉल्यूम में हम एक्सटर्नल फोर्स लगाकर क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं। और इनकंप्रेसिबल फ्लूइड, असंपीड्य तरल, ऐसे तरल जो एक्सटर्नल फोर्स के कारण अपने वॉल्यूम में चेंज नहीं करते हैं। तो कंप्रेसिबल फ्लूइड में क्या आ जाएगा? हवा आएगा सर? हाँ, हवा आ जाएगा। आपके घरों में जो एलपीजी यूज होती है वो क्या होती है? एक संपीड्य तरल है, क्योंकि वो बहुत सारी गैसें हैं, उनको हमने क्या किया? गैस के मॉलिक्यूल को, बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल को कंप्रेस करके एक छोटे से बर्तन में भर दिया, तो वो क्या हो गई? दब गई ना, उनके आयतन में परिवर्तन हो गया। तो ऐसे तरलों को कहते हैं संपीड्य तरल। और जैसे पानी, पानी क्या है? पानी एक असंपीड्य तरल है। कैसे समझेंगे दोस्तों? आप देखिए घर अक्सर जाते हैं डॉक्टर के पास, तो देखेंगे कि नीडल और सिरिंज है। नीडल से आप क्या करिए, सिरिंज के अंदर पानी खींच लीजिए। पानी खींचने के बाद सिरिंज का जो नीडल है उसमें मिट्टी डाल दीजिए, मिट्टी घिसा दीजिए, मिट्टी में ऐसे करके निकाल लीजिए। उसके बाद उस इंजेक्शन को इंजेक्ट करने की कोशिश करिए, क्या होगा? नहीं होगा। यानी कि वो क्या है तब? असंपीड्य तरल है, यानी कि उसके आयतन में एक्सटर्नल फोर्स लगाने पे परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसके बाद डिस्क्रीट डिफॉर्मेशन। डिस्क्रीट डिफॉर्मेशन क्या है? डिस्क्रीट डिफॉर्मेशन को कहते हैं असतत विरूपण। यह कहाँ होता है? इलास्टिक बॉडी में। कहाँ होता है? प्रत्यास्थ पिंडों में। तो ये प्रत्यास्थ पिंड क्या है? तो प्रत्यास्थ पिंड वे पिंड होते हैं जो बाह्य बल के प्रभाव में अपने आकृति और आयतन में क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं। अपने वॉल्यूम में क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं। और जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स हटाते हैं, वह पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था को रीगेन कर लेते हैं, पुनः प्राप्त कर लेते हैं। तो सर इसका अध्ययन कहाँ करते हैं? कंप्रेसिबल फ्लूइड का अध्ययन। तो कंप्रेसिबल फ्लूइड का अध्ययन मैकेनिक्स की एक शाखा होती है जिसे कहते हैं हम क्या? गैस डायनामिक्स। यहाँ पर गैस डायनामिक्स में हम क्या करते हैं? संपीड्य तरलों का अध्ययन करते हैं। और असंपीड्य तरल का अध्ययन कहाँ करते हैं सर? तो असंपीड्य तरल का अंतर्गत आप कहाँ करेंगे? हाइड्रोलिक्स में।
कहाँ करेंगे? हाइड्रोलिक्स में, द्रव यांत्रिकी जिसे कहते हैं। और प्रत्यास्थ ठोस क्या होते हैं, इसका अध्ययन कहाँ करेंगे? प्रत्यास्थ ठोस मैंने बता दिया क्या, कि बल लगाने पे इनकी शेप, साइज या वॉल्यूम में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है, और जैसे ही बल हटाते हैं क्या करते हैं? पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था को रीगेन कर लेते हैं, पुनः प्राप्त कर लेते हैं। तो इसका अध्ययन कहाँ करेंगे? इसका अध्ययन बच्चों आप लोग करते हैं कहाँ पर? मॉस में। जो मैकेनिकल के बच्चे हैं कहाँ पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? मॉस पढ़ते हैं, 4th सेमेस्टर के मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। या अगर सिविल के बच्चे हैं तो इस सब्जेक्ट को क्या कहते हैं? सोम कहते हैं। क्या कहते हैं? सोम। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कहा जाता है। अब चलते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। तो डिस्प्लेसमेंट बताया था क्या होता है? दो वस्तुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। आगे इसको और अच्छे से समझाएंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यह कहाँ होता है बच्चों? इन रिजिड सॉलिड। मैंने उस बार नहीं बताया था कहाँ होता है। इस चैप्टर में हम क्या कर रहे हैं? कवर कर रहे हैं। कहाँ होता है? तो ये कहाँ होता है? दृढ़ पिंडों में होता है, दृढ़ ठोसों में होता है। ये दृढ़ ठोस क्या है? ऐसे ठोस जो बाह्य बल के प्रभाव में अपनी अंतर आणविक दूरी को परिवर्तित नहीं होने देते हैं, उसे क्या कहते हैं? दृढ़ ठोस कहते हैं, रिजिड बॉडी कहते हैं। इसको समझेंगे यहाँ से आगे हम क्या, इसीलिए हमने एक टॉपिक इसमें ऐड कर दिया है, क्या? कॉन्सेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी, दृढ़ पिंड की अवधारणा। तो यहाँ पर दृढ़ ठोसों में हम क्या, किसका अध्ययन करते हैं? डिस्प्लेसमेंट का ले जाते हैं। और इसका अध्ययन मैकेनिक्स की किस शाखा में होता है? तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स या मैकेनिक्स यांत्रिकी जो आप लोग पढ़ते हैं, अप्लाइड मैकेनिक्स में ही इसका क्या करते हैं? हम अध्ययन करते हैं। तो आगे की जो हमारी टॉपिक है वह किस पे बेस्ड होने वाली है? इस पे बेस्ड होने वाली है। यानी कि जो आगे हम जो भी पढ़ेंगे सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे, हम कहाँ पर जाएंगे? सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट यानी कि रिजिड सॉलिड या मैकेनिक्स पढ़ेंगे। बाकी जब हाइड्रोलिक शुरू करेंगे सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए, तो इसमें इधर कंप्रेसिबल में फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड पे जाएंगे। और जैसे ही इलास्टिक पिंड की बात होगी तो मॉस में पढ़ लिया जाएगा। तो यह है हुआ हमारा एकदम टॉपिक, बल का प्रभाव। बल का प्रभाव कितने प्रकार से? दो प्रकार से। कौन कौन? डिफॉर्मेशन और डिस्प्लेसमेंट। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। कौन कौन? कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट। कंटिन्यूअस कहाँ होता है? फ्लूइड्स में होता है। डिस्क्रीट कहाँ होता है? इलास्टिक बॉडी में होता है। यह क्या होता है? तरल फ्लूइड्स कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन? कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल। और मॉस में इसका कंप्रेसिबल कहाँ पढ़ेंगे? गैस डायनामिक्स में। इनकम्प्रेसिबल कहाँ पढ़ेंगे? हाइड्रोलिक्स में। और इलास्टिक सॉलिड कहाँ पढ़ेंगे? मॉस में। और इसके बाद रिजिड सॉलिड का अध्ययन कहाँ करेंगे? मैकेनिक्स या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स या अप्लाइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। इसके बाद बच्चों ये तो हो गया हमारा जो बेसिक, इसके पहले आपको बताया था जो थोड़ा सा था, इसको डिटेल बता दिया कहाँ कहाँ पढ़ेंगे। इस तरह से आप देखेंगे कि आपने क्या किया, यहीं पर अपना सेमेस्टर डिसाइड कर लिया कि हम कहाँ पढ़ेंगे? सेकेंड सेमेस्टर में। और ये कहाँ पढ़ेंगे? 4th सेमेस्टर में। इसके बाद चलते हैं हम बच्चों कहाँ पर? कॉन्सेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी, दृढ़ पिंड की अवधारणा, कि दृढ़ पिंड होता क्या है। तो दृढ़ पिंड क्या होता है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो दृढ़ पिंड क्या होता है? दृढ़ पिंड ऐसे पिंड होते हैं जो बाह्य बल के प्रभाव में अपनी अंतर आणविक दूरी को परिवर्तित नहीं होने देते, उन्हें क्या कहते हैं? दृढ़ पिंड। क्या यहाँ पृथ्वी पर कोई दृढ़ पिंड है? आइडियल दृढ़ पिंड है? नहीं, आइडियल रिजिड सॉलिड कोई नहीं है, क्योंकि बाह्य बल के प्रभाव में तो हीरा भी कट जाता है, हीरे को भी तराशा जाता है। तो कोई आइडियल रिजिड बॉडी नहीं है। हाँ, इसकी एक अवधारणा है, एक लिमिट है, उस पर आइए विचार करते हैं, बात करते हैं और आगे इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए, ध्यान देंगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो देखिए बच्चों, हमने एक ग्राफ आपके सामने ड्रा किया है। इसके बीच में हमने दूरी और बल को दर्शाया, क्योंकि बल लगाकर दूरी को ही हमें क्या करना है? परिवर्तित करना है। तो हम हमेशा से देखिए पढ़ते आ रहे हैं कि दो प्रकार के, सामान्यतः नेचर में दो प्रकार का बल है हमारे पास। कौन कौन? एक अट्रैक्शन वाला, एक रिपल्सन वाला। एक जो अपनी तरफ आकर्षित करता है, एक जो प्रतिकर्षित करता है। तो हमने इसी दोनों बलों को लेकर और दूरी के साथ कंपेयर किया, तो हमने पाया कि कुछ चीजें निकल कर आ रही थी जिन्हें हमने लिखा, आगे समझते हैं। तो देखिए हमने क्या किया कि दो पिंड लिए। क्या किए? दो पिंड लिए। अब वो कैसे नेचर के अभी हमको मालूम नहीं। अब जैसे यही दो पिंड हैं हमारे पास, यह यहाँ है, यह यहाँ है।
अब इन दोनों को हमने क्या किया, एक दूसरे के पास लाना शुरू किया। नेचर कुछ भी हो, चाहे सेम नेचर के हो या अपोजिट नेचर के, पॉजिटिव नेचर का हो या निगेटिव या पॉजिटिव या निगेटिव, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन जैसे ही इनको हम पास लाना शुरू करेंगे तो एक निश्चित दूरी पर आने के बाद एक दूसरे को क्या करने शुरू करेंगे, अगर सेम नेचर के हैं तो रिपल करना शुरू करेंगे, प्रतिकर्षित करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर यही दोनों अपोजिट नेचर के हैं तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यही जो दूरी होती है वह दूरी दो पिंडों के बीच की वह दूरी जिस पर वे पिंड एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करने लगते हैं, उसे कहते हैं डीई। अब यह डीई क्या है, तो इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। इसी इक्विलिब्रियम इंटर एटॉमिक डिस्टेंस AB जो हमारा डीई है क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, EEAD, इक्विलिब्रियम इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कहलाता है। इसी डिस्टेंस पर आकर हमें यह पता चलता है कि यह दोनों पिंड किस नेचर के हैं, पॉजिटिव नेचर के हैं या निगेटिव नेचर के हैं। तो देखिए, अगर पॉजिटिव नेचर का है तो हाईली क्या करेगा, अट्रैक्ट, दोनों अपोजिट नेचर के हैं तो क्या करेंगे, हाईली अट्रैक्ट करेंगे। और सेम नेचर के हैं तो क्या करेंगे, रिपल करेंगे। अगर यह जो है बल, यानी दोनों पिंड हमारे अपोजिट नेचर के हैं तो उनमें क्या आएगा, अट्रैक्शन फोर्स आएगा, आकर्षण बल आएगा। और यह आकर्षण बल दूरी घटने के साथ साथ क्या करता जाता है, जैसे जैसे दूरी घटती जाती है तीव्र गति से बढ़ता जाता है, तेजी से बढ़ता जाता है। और कितना होता है, तो यह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम के समान व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जो यह रिपल्सन फोर्स है, यानी कि दोनों पिंड अगर विपरीत प्रकृति के हैं, सेम प्रकृति के हैं, समान नेचर के हैं, तो क्या होगा, ये दोनों आपस में एक दूसरे को रिपल करेंगे। और जैसे जैसे दूरी घटती जाती है यह क्या होते जाते हैं, हाईली रिपल करते जाते हैं। और कितना होता है, दूरी के 9वें घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के 9वें घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये चीज समझ में आ गया क्या, कि अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है और रिपल्सन फोर्स क्या होता है। यानी कि अगर दो समान नेचर के पिंड है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और विपरीत नेचर के हैं तो आकर्षित करेंगे। और दूरी के साथ इनका क्या रिलेशन है, तो अट्रैक्शन फोर्स जो है तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और रिपल्सन फोर्स जो होता है दूरी के 9वें घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और आगे आके देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है बच्चों, कि यही जो एक्सटर्नल फोर्स हम ला के क्या कर रहे हैं, इधर का मिटा देते हैं, इधर तो आप लोगों ने पढ़ लिया है। आइए देखते हैं, ये जब दोनों पिंडों को हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा के एक दूसरे के पास ला रहे हैं। एक्सटर्नल फोर्स या अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स का मतलब बाह्य बल लगाकर हम क्या कर रहे हैं, पास ला रहे हैं। तो ये जो पॉइंट बी पर जो फोर्स ये दोनों पिंड अनुभव करते हैं इसको कहते हैं क्या, एट बी जो फोर्स अनुभव करते हैं इसे क्या कहते हैं, क्रिटिकल फोर्स। क्या कहते हैं, क्रिटिकल फोर्स। अब यही FC, अब यही यदि हमारा अप्लाइड फोर्स जो है क्या है, अधिक है किससे, क्रिटिकल फोर्स से, सॉरी पहले समझ लेते हैं, कम है, क्रिटिकल फोर्स से क्या है, कम है। अगर अप्लाइड फोर्स क्या है, क्रिटिकल फोर्स से कम है तो यह ऑब्जेक्ट अपने अणुओं के बीच की अंतर आणविक दूरी को क्या करेगा, परिवर्तित नहीं करने देगा। और यही जो
तब यह बॉडी क्या होगी, रिजिड होगी। क्या होगी, रिजिड होगी, क्योंकि मैंने बताया कोई भी वास्तव में आइडियल रिजिड बॉडी नहीं है। तो अगर अप्लाइड फोर्स हमारा क्रिटिकल फोर्स से क्या है, कम है, तो यह बॉडी क्या होगी, रिजिड होगी। और यही अप्लाइड फोर्स हमारा क्या हो जाए, बड़ा हो जाए या लगभग बराबर हो जाए, या बराबर हो जाए, बड़ा हो जाए या बराबर हो जाए किससे, क्रिटिकल फोर्स से। तब बच्चों यहाँ पर बॉडी में क्या आ जाएगा, डिफॉर्मेशन आना शुरू होगा, और यह बॉडी क्या कहलाएगी, इलास्टिक बॉडी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, इलास्टिक बॉडी कहलाएगी, प्रत्यास्थ पिंड कहलाएगा। तो समझ में आया कि अप्लाइड फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम बल लगाएं और वह बल क्रांतिक बल क्रिटिकल फोर्स से क्या हो, कम हो, तो वह पिंड क्या कहलाएगा, दृढ़ पिंड कहलाएगा। और यही अप्लाइड फोर्स अगर ज्यादा हो जाए या बराबर हो जाए क्रिटिकल फोर्स के, तो यह बॉडी क्या रह जाए, अब यह बॉडी जो है हमारी रिजिड नहीं रह जाएगी, बल्कि अब उसके अणु क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर होना, यानी सेपरेशन आना शुरू हो जाएगा, दूर होना प्रारंभ हो जाएंगे, इनके बीच की अंतर आणविक दूरी बदलनी प्रारंभ हो जाएगी। तब इस प्रकार के पिंड को हम क्या कहेंगे, इलास्टिक पिंड। यानी कि एक ही पिंड वह रिजिड भी हो सकता है और इलास्टिक भी हो सकता है। यह निर्भर करता है किसके पर, हमारे द्वारा अप्लाई किए गए फोर्स पर, यानी हमारे द्वारा लगाए गए बल पर यह निर्भर करता है कि कोई बॉडी रिजिड रहेगी या इलास्टिक हो जाएगी। तो इतना समझ लेते हैं बच्चों। इतनी चीजें अगर आपको समझ में आ गई हो तो ठीक है, अन्यथा सिलेबस में आपकी चीजें नहीं है। हाँ, जो बच्चे तैयारी करते हैं जेईई की, उनके लिए थोड़ा सा यह लाभदायक होगा समझना। इसको आप इस चीज को अगर आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। इसको मिटा देता हूं मैं।